हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड जितने भी पॉसिबल होंगे उतने सम सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर चुके थे एक्सरसाइज 1.2 के। आज जो हम सॉल्व करेंगे सबसे पहला है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें क्या बोला है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें पता है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि क्या बोला है। तो यहाँ पर जिस भी तरीके से सरल सिंपल लैंग्वेज में हम उसको समझेंगे उतना ही आसान हमें इक्वेशन तैयार करना हो जाता है, फॉर्मूला अप्लाई करना हो जाता है। तो यहाँ पे बोला कि 20 कॉपीज ऑफ ए बुक, मतलब एक बुक की 20 कॉपीज कैन बी परचेज फॉर अ सर्टेन सम पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। आप 6 महीने के बाद जो पेमेंट करोगे, 6 मंथ के बाद जो पेमेंट करने वाले हो, वो पेमेंट का हमें अमाउंट पता नहीं कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा। 6 मंथ्स के बाद कितना पेमेंट करना पड़ेगा 20 कॉपी बुक्स खरीदने के लिए, 20 बुक्स खरीदने के लिए। उसका प्राइस क्या है वो हमें नहीं पता। एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश। इसका मतलब 21 कॉपीज आज अगर सर्टेन सम, मतलब वो अमाउंट जो है वो हमें पता नहीं है, तो वो अमाउंट इतना अमाउंट है कि उस अमाउंट से अगर आज आप खरीद रहे हो, एट प्रेजेंट आप बाय कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो आप 21 कॉपीज खरीद सकते हो। और अगर आप कैश नहीं दे रहे हो, रोकड़ा ना देकर आप उधार में खरीद रहे हो, तो उस सेम अमाउंट, वो सेम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। और आपको कितना मिलेगा? 20 कॉपी ही बुक्स के मिलेंगे। वो अमाउंट अगर आज पे करने पर आपको 21 कॉपीज रिसीव होते हैं, 21 बुक्स आप परचेस कर सकते हो। जो अमाउंट आप 6 महीने बाद देने वाले हो उसमें आप 21 कॉपीज एट प्रेजेंट आप बाय कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो 20 बुक्स है, 20 बुक्स है उसमें यहाँ पर उसका हमें क्या निकालना होगा? 1 बुक में हम उसको करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस्ट तो पता भी नहीं है कि कॉस्ट कितना है। और यहाँ जो कॉस्ट हमें मिलेगी 1 बुक की, उसको हम मान लेंगे कि वो एक बुक का जो प्राइस है दैट इज इक्विवेलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन जो बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स है 20 बुक्स, उस पर जितना इंटरेस्ट होगा 6 मंथ का, उसके इक्विवेलेंट है एक बुक का कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे बोला ही वो ना कि कॉस्ट ऑफ जो 20 बुक्स है वो सेम है एज द कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स, 21 बुक्स के कॉस्ट के इक्वल है। लेकिन आप फ्यूचर में पैसा दोगे तो आपको आज 20 कॉपीज ही मिलेंगे, आज पैसा देने पर आपको 21 कॉपीज मिलता है। तो मतलब इन 21 कॉपीज के बुक का पैसा इक्वल टू है, आप 6 महीने बाद पेमेंट करोगे तो आपको 20 बुक्स ही आज रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हमें कॉस्ट पता ही नहीं है, तो हम है ना एक बुक का कॉस्ट हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। इसका रीज़न भी बता देती हूँ क्यों एक बुक का कॉस्ट। इसका मतलब यहाँ पर एक बुक ज़्यादा, एट प्रेजेंट आपको एक बुक ज़्यादा रिसीव हो सकती है उसी सेम अमाउंट में, फॉर द सेम सम। तो सेम अमाउंट में 21 बुक्स रिसीव हो सकती है, मतलब 1 बुक आपको ज़्यादा रिसीव हो सकती है। मतलब 1 बुक का जो 1 बुक इज इक्विवेलेंट टू 1 बुक का जो प्राइस है वो किसके इक्वल में होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द, जो टोटल 20 बुक्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है अमाउंट पर, उसके इक्विवेलेंट होने वाला है। इसीलिए हम 1 बुक का प्राइस कंसिडर करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लिखेंगे हम जो लिखने का पैटर्न, तो अभी तक आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि कैसे लिखना है। फिर भी मुझे तो बताना ही है, दैट इज़ माय ड्यूटी कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2 का ये सम है। ऑलवेज जब भी हम नोट डाउन करते हैं तो इसी के साथ हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए। नाउ यहाँ हम लिखेंगे सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। क्यों हम 1 बुक का सपोज कर रहे हैं? क्योंकि एक बुक का प्राइस है जो वो 6 महीने के इंटरेस्ट के बराबर है। तो सपोज, वो क्वेश्चन को रीड करने पर समझ में आता है, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक बी रुपीज़ X
एक बुक का कॉस्ट है वो एक्स रुपीज़ है, तो फिर 20 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा? सो द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल्स टू 20x, रुपीज़ 20x हो गया, क्योंकि 20 बुक्स मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो 20x हो गया। अभी यहाँ पर बोला है सिंस क्वेश्चन के मुताबिक ही हम जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हम 20 बुक्स इज, यहाँ पर ही दिया है हमको सेम एज, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होता है कि 20 कॉपीज़ हम खरीद सकते हैं अगर हम 6 महीने बाद पैसा देते हैं सेम अमाउंट के साथ, इसीलिए कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज सेम और इक्वल टू बोल सकते हैं हम एज द कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज सेम एज या विल बी सेम एज, हम फाइंड आउट करेंगे, विल बी सेम एज इंटरेस्ट सॉरी ऑन रुपीज़ 20x, 20x पे हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 6 मंथ एट द रेट, यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं है, वही हमें निकालना है, फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब ये सॉल्व करेंगे तो आप लोग को लगेगा अरे ये ऐसे फाइंड आउट करना था, इट्स सो इजी, एकदम इजी है मिस ये तो यहाँ पर देयरफॉर हम फाइंड आउट करेंगे कि x मतलब कॉस्ट ऑफ 1 बुक, x इज इक्वल्स टू, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल्स टू 20x पर जो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे तो 6/12, हम उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1.5 ईयर हो गया। एक्चुअली यहाँ पे हम ईयर में लेते हैं तो यहाँ पे ये ईयर ही निकल कर आ जाने वाला है, 6/12 मल्टीप्लाई बाय r/100। देयरफॉर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आ जाएगा। इस x को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे और r को हम तो इस तरीके से इसको सेट करेंगे क्रॉस कि बाबा आप x पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस 2, ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में क्रॉस में आ रहा है तो न्यूमरेटर में अपॉन 20x को डिनोमिनेटर में ले लेंगे इज इक्वल्स टू r, इस तरीके से लिख लो। अगर आपको डिफ़िकल्ट, ये तो डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, फिर भी r इज इक्वल्स टू, अभी 20 1 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, यहाँ पर x 1 ज़ा x, x 1 ज़ा x, तो 5 2 ज़ा कितना हो गया? 10 हो गया। तो मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 10 आ गया। आसान है, एकदम एकदम सिंपल है ना। सो फाइनल आंसर आपको लिखना है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। आपको चाहिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सॉल्व जरूर करना है, क्वेश्चन को समझना है बोला क्या है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, टैक्टिकली समझना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, हमें ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड आउट करना है एंड बैंकर्स गेन भी फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों भी, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, तीनों भी हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड यहाँ पर जो है किस पर, तो ऑन अ बिल ऑफ ₹4240, तो 4240 जो है ये सम ड्यू है, दिस इज सम ड्यू,
ये है हमारा सम ड्यू दैट इज एस डी, एंड 6 मंथ्स ये जो है वो एन हो गया, 6 मंथ्स जो है एन हो गया, हेंस एट 9% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये रेट ऑफ जो है यहाँ पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड आउट करने के बाद में हम जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे हम एज्यूम करेंगे, एंड फिर ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला यूज़ होंगे और 2 फॉर्मूला से आसानी से हमें जो वैल्यू है वो हम एबल हो सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वॉट एवर इज गिवन टू अस, क्या क्या दिया है तो वो हम उसकी डिटेल लिख लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 6 जिसमें सम ड्यू दिया है हमें, सम ड्यू दैट इज एस डी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो समझने में भी आसानी होगी, ₹4240, देन एन इज इक्वल्स टू 6 मंथ्स हमें दिया है। फिर उसके बाद में 6 मंथ्स को आप ईयर्स में कन्वर्ट कर लो तो 1.5 ईयर्स हो जाता है। कैसे होता है, अभी जस्ट इसके पहले हमने ये जो सम किया इसमें 6/12 लिया तो 1/2 ही आता है ना डिवीजन करने के बाद में, तो 1.5 ईयर्स ये हो गया। यहाँ पर हम ईयर्स में ही लेते हैं, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ आर, स्मॉल आर जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू 9%। तो यहाँ पर जो 2 फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है वो फॉर्मूला मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि देखो हम यहाँ पर कौन सा 2 फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक तो बैंकर्स डिस्काउंट के लिए हम, बैंकर्स डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे इनिशियल्स यूज़ करते हैं बी डी, इज इक्वल्स टू, एक तो ये फॉर्मूला है कि एस डी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर से हमें क्या क्या है, हमारे पास एस डी है यहाँ पर दिया है, एन दिया है, हमें आर दिया है, तो हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट आसानी से आ जाएगा। ये हमें रिसीव होने के बाद में हम टी डी निकालेंगे, जो सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम, बी डी इज इक्वल्स टू बी जी प्लस टी डी वाला, वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला में ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर बी डी इज इक्वल्स टू एस डी का जो वैल्यू है वो 4240 मल्टीप्लाई बाय, और एन के जगह पे 1/2 लिख लेना है, फिर मल्टीप्लाई बाय एन, आर के जगह पे 9 लिख लेना है। ये परसेंट का 100 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, फॉर्मूला उसी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। नाउ यहाँ से 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 0, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 0 गॉट कैंसिल विद 0। अभी आप ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 2 को मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो जो वैल्यू हमें यहाँ पर आने वाली है वो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये जो है हमने डिवाइड कर लिया, इसके बाद में 9 2 ज़ा कितना होता है 18, 18 का 8 कैरी ओवर 1, 9 1 ज़ा 1, 9 एंड 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 9 2 ज़ा 18 एंड 1 19 अपॉन 10। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 190.8। तो बैंकर्स का जो डिस्काउंट है, बैंकर्स डिस्काउंट, अभी एक वैल्यू तो हमको मिल गई, डिस्काउंट इज ₹190.80। अभी ट्रू डिस्काउंट हमें निकालना है, तो ट्रू डिस्काउंट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, ट्रू डिस्काउंट हम निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट था हमारा बैंकर्स डिस्काउंट, पहला पार्ट हमने बैंकर्स डिस्काउंट निकाला, दूसरा ट्रू डिस्काउंट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे वो जो बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू बी डी माइनस टी डी वाला जो फॉर्मूला है उसे ही हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल्स टू, ये बी डी एज इट इज़ रखेंगे और टी डी को बी जी के साथ प्लस कर देंगे। तो बी डी जो होता है बैंकर्स डिस्काउंट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो बी जी प्लस टी डी के इक्विवेलेंट होता है, बी जी प्लस टी डी के इक्विवेलेंट। एंड ये जो बी जी है ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है बी जी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन टी डी।
आप जो इंटरेस्ट हम निकालते हैं टीडी पर, ये उसके इक्विवेलेंट होता है कि इंटरेस्ट ऑन टीडी फॉर हाफ ईयर के लिए जो इंटरेस्ट ऑन टीडी निकलेगा यहाँ पर हाफ ईयर के लिए 9% जो, तो वो दैट विल बी हमारा जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 9%, हाफ ईयर्स एट 9%। तो इंटरेस्ट ऑन टीडी फॉर हाफ ईयर्स एट 9% विल बी इक्वल्स टू बीडी। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, हम पहले टीडी को एक्स कंसिडर कर लेंगे, फिर मैं आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब बीजी की जगह पे भी आप क्या लिख सकते हो, ये आपका बीडी इक्वल्स टू, कैसे ले सकते हो आप, बीडी को इक्वल्स टू लेकर आप यहाँ पे टीडी को कंसिडर कर सकते हो। तो टीडी प्लस और हम एक्स कंसिडर कर लेंगे इसको, और बीजी की जगह पे हम ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन टीडी फॉर हाफ ईयर्स, 1.5 years, 1.5 years इसको हम बोलेंगे, 1.5 year बोलने की भी जरूरत नहीं है, हाफ ईयर्स एट 9%। तो यहाँ पर अब हम अगर टीडी को लेट कंसिडर कर लेते हैं कि लेट टीडी इज एक्स, अगर टीडी को हमने एक्स मान लिया और बीडी की वैल्यू तो हमारे पास है 190.80, तो इजीली हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक्स मानने पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम एक्स के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे, एक्स के ऊपर 0.5% निकालेंगे, एक्स के ऊपर हम हाफ ईयर के लिए परसेंट निकालने वाले 9%। तो हमें एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू अगर एक बार आ गई तो फिर हमें बीजी भी मिल जाएगा, क्योंकि हम फिर बीजी के लिए हम बीडी माइनस टीडी करेंगे तो बीजी हमें रिसीव हो जाएगा। अभी आगे मूव करते हैं, आपको चाहिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आगे मूव कर लेते हैं, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीडी की जो वैल्यू है वो 190.80 है, इज इक्वल्स टू, पहले यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट टीडी इज, जब आपसे बोलती रहती हूँ लेट टीडी बी रुपीज़ एक्स, तो फिर क्या है, मुंह चलते रहता है तो कभी कभी ध्यान में रह जाता है, ध्यान से निकल जाता है कि मैंने जो लिखना है वो पार्ट लिखा कि नहीं लिखा। तो यहाँ पे लेट टीडी बी रुपीज़ एक्स, तो 190.80 बीडी की वैल्यू भी इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे एक्स, टीडी के लिए हम लिखेंगे एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन टीडी मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय कितना, हाफ ईयर का इंटरेस्ट तो 1/1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना इंटरेस्ट 9%, तो 9/100। इस तरीके से हमें लेना है। ये कहाँ से आया, फिर आप बोलोगे कि मिस ये कहाँ से आया, तो ये जो है ये आपका बीडी है, दिस इज बीडी इज इक्वल्स टू, ये एक्स मतलब आपका टीडी हुआ एंड प्लस ये जो है इंटरेस्ट ऑन टीडी हुआ। तो जो भी इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है जो यहाँ पर डिस्काउंट वाला वो हमें यूज़ करना है, एंड कितने इंटरेस्ट ऑन टीडी एंड हाफ ईयर के लिए है तो हाफ ईयर एट 9%, इस तरीके से लेना होता है। नाउ कैलकुलेट करेंगे तो 190.80 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ये जो है आपका आ जाएगा 9x, x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9x अपॉन 200, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 है तो एलसीएम ले लेंगे 209x अपॉन, या फिर हम इस तरीके से 209 नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 190.80 इज इक्वल्स टू 200x प्लस 9x, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, क्रॉस हमें यहाँ पर कॉमनली 200 लेना है, तो यहाँ पर भी हमें 200 बनाना है तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे भी फिर 200 से मल्टीप्लाई, तो ही हम कॉमनली डिनोमिनेटर ले सकते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है, तो यहाँ पर अभी देयरफॉर डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना पड़ता है। 190.80 इज इक्वल्स टू 209x अपॉन 200। अभी ये जो है इसको क्रॉस में, ये जो इतना पार्ट है इसको क्रॉस में लेकर जाएंगे, x को एक तरफ रख देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो हम लिख देते पहले x को लेफ्ट में ले लेते, क्योंकि वेरिएबल को यूजुअली हम लेफ्ट में लिखते तो x इज इक्वल्स टू, उतना तो आप मैथ्स लिए हो तो स्टूडेंट्स आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 209, इस तरीके से हम ले लेंगे। फाइन। इसके बाद जब अभी आप इसे डिवाइड करोगे
तो आपको डिवाइड करने पर ये जो है डिवाइड करके देखिएगा आप लोग, x इज इक्वल्स टू आपको जो वैल्यू रिसीव होगी वो 182 पॉइंट, क्योंकि अभी डिवीजन में नहीं बता रही हूँ, 58373 इस तरीके से आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो आपका जो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट x की वैल्यू होगी वो होगी 182 पॉइंट, यहाँ पर 58 तक हम ले लेंगे, 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमने ले लिया 58, इतना रुपीज़ आया आपका TD। x मतलब क्या है, TD है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू डिस्काउंट is rupees 182.58, जो कि अप्रॉक्सीमेट किसके हुआ, तो अप्रॉक्सीमेट इसको हम 182.60 इस तरीके से ले लेंगे। तो हमें आगे जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 20 पैसा 25 पैसा ऐसे इसमें कन्वर्ट, जस्ट इसको 58 को 60 बना लिया हमने। अभी लिखेंगे बैंकर्स गेन निकालने के लिए, अभी ये जो फॉर्मूला BG इज इक्वल्स टू, हमें पता है BD माइनस TD। अब TD की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है बैंकर्स गेन निकालना है हमें, जो पूछा है क्वेश्चन में बैंकर्स गेन मतलब BG। तो यहाँ पर आ जाएगा BG इज इक्वल्स टू BD माइनस TD। तो BD जो है वो वैल्यू हमें 190.80 रिसीव हुई थी, माइनस हम उसमें से करेंगे 182.60, तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो रुपीज़, यहाँ पे माइनस करोगे तो 0.20 एंड 90 माइनस 82 क्या तो 2, तो 2.20, सॉरी 90 माइनस 82 क्या तो 8, तो 8.20। तो हमारा जो बैंकर्स डिस्काउंट है बैंकर्स गेन इज रुपीज़ 8.20। आपको अभी इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। फॉर्मूलाज एक बार याद हो गया और उसको अप्लाई कैसे करना है वो आ गया तो एकदम आसान हो जाता है, डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो हमारा 6th क्वेश्चन भी सॉल्व कर हो गया। अभी हम मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रू डिस्काउंट ऑन ए बिल इज़ रुपीज़ 2200। ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू हमें दी है कि 2200 रुपया है करके ट्रू डिस्काउंट, एंड बैंकर्स डिस्काउंट जो है BD हमें दिया है 2310, BD 2310 दिया है। इफ़ द बिल इज़ ड्यू 10 मंथ्स, मतलब इसका जो ड्यू डेट है जो N है, दिस इज़ N, ये ड्यू 10 मंथ्स मतलब ये N हमें दिया है 10 मंथ्स का। हैंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी आसान है, ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था अभी जस्ट इसके पहले कि BD इज इक्वल्स टू TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD। BD निकालने के लिए हम TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD जो फाइंड आउट करेंगे तो भी हमें आसानी से BD रिसीव हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास BD भी है, हमारे पास TD भी है, और हमने इंटरेस्ट ऑन TD ले लिया। तो इंटरेस्ट ऑन TD में हमें R, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला, तो R हमें निकालना है, तो हम R आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि क्लियर कट हमें TD एंड BD दिया हुआ है। तो जो फॉर्मूला जस्ट अभी इस सम में हमने अप्लाई किया था निकालने के लिए कि BD जो है BD इज इक्वल्स टू TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो आसानी से जो वैल्यू हमें निकालनी है हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वॉट एवर इज़ गिवन, जो भी दिया है उसको हम लिख लेंगे कि क्या क्या हमें दिया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 7, ट्रू डिस्काउंट that is TD is equals to रुपीज़ 2200, ये सब गिवन है तो उससे ही, एंड बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज BD इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें दिया 2310 रुपीज़ 2310,
देन एन जो ड्यू मंथ्स है वो एन हुआ तो एन इज 10 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर, वही हमें बतानी है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा फॉर्मूला ले लेंगे हम कि बी डी इज इक्वल्स टू टी डी प्लस इंटरेस्ट ऑन टी डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 मंथ्स को हम ईयर्स में कन्वर्ट कर ले तो 10/12 लेंगे, 12 मंथ्स होते हैं इसीलिए। एंड ये आ जाएगा 5/6 ईयर्स, 5/6 ईयर्स। एंड ये हमारा आर हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हुआ। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी डी मतलब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बी डी है 2310, देखो ये सिंस ये फॉर्मूला था 2310 इज इक्वल्स टू 2200 प्लस 2200 मल्टीप्लाई बाय एन के जगह पे हमें क्या लेना है, इसका जो फॉर्मूला है वो होगा एन मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन टीडी का मीनिंग क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन टीडी का मतलब है टीडी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय R/100। ठीक है, इसीलिए टीडी मतलब 2200 मल्टीप्लाई बाय एन मतलब हमारा 5/6 आया। एंड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे R/100 से, आर ही तो निकालना है हमें। देयरफॉर अब क्या करेंगे, तभी 2310 इस 2200 को हम क्रॉस साइड में लाएंगे तो -2200 हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर अभी 2200 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय R/100। तो यहाँ से 100 1 ज़ा 100 और ये यहाँ पर 100 22 ज़ा 2200, तो 22 लिख लिया हमने, इस तरीके से आ गया। इसके बाद हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर होगा 2310 से माइनस करेंगे जब हम 2200 तो 110 आ गया। 110 इज इक्वल्स टू 11 5 ज़ा 55, तो 55/3 मल्टीप्लाई बाय आर। अभी इसको है हमें क्रॉस में ले आना है, तो ये 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 3/55 जो है वो डिनोमिनेटर में, क्योंकि क्रॉस साइड में आ रहा है, इज इक्वल्स टू आर। देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 55 1 ज़ा 55, 55 2 ज़ा जो है 110 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना गया 6, तो आर जो है वो 6 आया। इसका मतलब द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ लिखना है हमें, इंटरेस्ट इज 6%। इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। आसान है ना, फॉर्मूला याद हो गया, और उस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना, कब करना है, कैसे हम निकाल सकते हैं, यही तो मैथ्स है। डन, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अभी मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। देखते हैं 8 क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पर बोला है अ बिल ऑफ ₹6,395 ड्रॉन ऑन 19 जनवरी। 19 जनवरी को 6,985 का बिल ड्रॉ हुआ, तो मतलब ये जो है बिल का अमाउंट है, ये है फेस वैल्यू ऑफ द बिल, FV जिसे हम बोलेंगे 6395 का। एंड ऑन 19 जनवरी जो है ये क्या हो गई, ये कभी ड्रॉ किया बिल, ड्रॉन ऑन मतलब डेट ऑफ ड्राइंग, बिल कभी ड्रॉ हुआ वो डेट हो गई। देन डेट ऑफ बिल ड्रॉन इज इक्वल्स टू 19 हम लिख लेंगे। फिर 8 मंथ्स का है, तो ये हो गया पीरियड ऑफ द बिल। एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28 फरवरी को डिस्काउंट था, तो ये डिस्काउंट वाली डेट हो गई। अभी इसकी 8 महीने बाद ड्यू होगा, तो इसकी नॉमिनल ड्यू डेट निकालेंगे, फिर लीगल ड्यू डेट हम निकालेंगे। एंड फिर डिस्काउंट 28 फरवरी को हुआ, तो यहाँ पे बोला क्या है, इंटरेस्ट कितना 8% का इंटरेस्ट,
8% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट हुआ। व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट, हमें बीडी निकालना है, बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर फेस वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पर जो है बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के लिए हमारे पास एन भी है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और भी यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल, बिल का कैश वैल्यू पूछा है। तो बिल का कैश वैल्यू जो है मतलब जो डिस्काउंट होने के बाद कितना रिसीव होने वाला है, तो वो डिस्काउंट वाला जो है वो हमें बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस कर कर फेस वैल्यू में से कैश वैल्यू मिलेगी। तो ये हमें सॉल्व कर लेना है। तो इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को जरूर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो कि टेक्स्ट बुक में आंसर की है वो भी गलत दी हुई है, तो वो भी मैं आपको करेक्शन करवा दूंगी। और उसके साथ साथ अभी ये आपको थोड़ा सा अलग हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर हो गया, जो चैप्टर आप सीखने वाले हो अकाउंट्स में भी, तो इसकी डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करनी है वो सब आपको सीखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है वो सब हम नोट डाउन कर लेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 8 जो है इसमें हम लिखेंगे एफ वी, फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज इक्वल्स टू ₹6395। देन यहाँ पर हमें दिया है डेट ऑफ बिल ड्रॉन, बिल कब ड्रॉ हुआ, तो 19 जनवरी को हुआ। यहाँ पर है ना, ये जो ईयर है ना वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, कौन से साल, क्योंकि लीप ईयर है तो 366 डेज होता है। एंड अगर ऐसे ही है तो हम 365 लेते हैं। लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी मंथ 29 डेज का होता है। देन बिल का पीरियड क्या है, तो पीरियड ऑफ बिल जो दिया है हमें, पीरियड ऑफ द बिल कितने महीने वाला बिल है, 8 महीने की ड्यू डेट वाला बिल है, 8 महीना बाद ये ड्यू होगा। फिर यहाँ पर हमें रेट जो दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 8%। यहाँ हम लिख लेंगे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन इसकी नॉमिनल ड्यू डेट निकालेंगे, 8 महीने का बिल है तो नॉमिनल ड्यू डेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, नॉमिनल ड्यू डेट 19 जनवरी से 8 महीना कब कंप्लीट होता है वो देखना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड फिर आपका सितंबर। तो यहाँ पे 9 दिख रहा है, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग हो रही है वो आपकी 19 जन से हो रही है। तो आप अगर ऐसे काउंट करोगे, मतलब आपका अभी सितंबर तक आ रहा है तो 9 दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे मिस 8 महीना है। अगर हम काउंट करें ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 9 मंथ्स हो रहे हैं। तो वैसे 9 मंथ नहीं है, आप काउंट करो 19 जन टू 19 फरवरी, 19 फरवरी टू 8 मंथ्स ही आएगा। तो 9 है तो आपको समझ लेना भी 9th मंथ, मतलब आप यहाँ पे 8 महीना लोगे इसको। सितंबर 19th, मतलब यहाँ पर 19 सितंबर को, सितंबर महीना लिखेंगे 19 सितंबर को 8 मंथ्स कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर लीगल ड्यू डेट के लिए हमें क्या करना होता है, 2015 सितंबर 2015 लिखेंगे। लीगल ड्यू डेट में हमें 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करना होता है। तो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल्स टू 19 सितंबर प्लस 3 डेज ग्रेस, तो ये आ जाएगा 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा 22। तो 22 सितंबर जो लीगल ड्यू डेट होगी वो 22 सितंबर। आप सोचो कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अरे भाई हमें नंबर ऑफ डेज का यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना होगा। जो बैंकर्स डिस्काउंट है वो नंबर ऑफ डेज में ही हमें इसको कन्वर्ट करके, क्योंकि यहाँ पर आप ईयर्स कर नहीं ले सकते महीने। ये जो है 19 से लेकर और 22 सितंबर तक, तो आपको इसको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2015 तक हुआ। अब डेट ऑफ डिस्काउंट कब था, कब डिस्काउंट करके लिया गया बिल, तो डेट ऑफ डिस्काउंट से हम लेकर और हम लीगल ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज कितना है उतना हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए डेट ऑफ डिस्काउंट भी हमें चाहिए। तो डेट ऑफ डिस्काउंट जो दी है वो
मतलब कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अनएक्सपायर्ड जो पीरियड है बिल का उसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। तो 28 फरवरी दिया है यहाँ पर, तो 28 फरवरी से हम मतलब 28 फरवरी को डिस्काउंट किया तो मतलब हम मार्च से हम डेज काउंट करना चालू करेंगे। तो मार्च की कितने दिन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमें कैलकुलेट करने होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट। तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ discounting the bill to the due date, to the due date, लीगल ड्यू डेट लिख लेना है यहाँ पे, सॉरी लीगल ड्यू डेट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एकदम आसान, आपको मार्च से शुरू करना है। 28 फेब है ना, ये डिस्काउंट वाला डेट है, तो मतलब 31 मतलब मार्च, आपको कितने महीने, आपको सितंबर तक जाना है। तो एक शॉर्ट में यहाँ पर जस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए कि भाई मार्च का महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हम हॉरिजॉन्टल में लेंगे क्योंकि वर्टिकली फिर पेज बहुत जाता है, अगस्त एंड सितंबर, और फिर यहाँ पर टोटल के लिए आपको ले लेना है भाई टोटल कितने डेज हुए। तो यहाँ पर मार्च के कितने दिन, तो मार्च महीने में कितने दिन होते हैं। अभी इसके लिए भी आप क्या करो, ये जो स्टार्टिंग अपना मंथ है वो जनवरी, तो जनवरी के लिए ये आपका यहाँ से हम यूज़ करेंगे फीस्ट को ऐसे क्लोज कर कि ये जो अपर पार्ट है ये जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पे आपका दिसंबर। तो ये जितने भी आपके अपर यहाँ पर जॉइंट्स है इनको आप काउंट करोगे तो ये 31 डेज के होंगे, दीज विल बी 31। तो देखिए आपका जो यहाँ पर जनवरी है वो 31, फरवरी 28 और 29, देन मार्च जो है 31 का, तो 31 डेज आपको मार्च के लेने हैं। आता भी होगा आपको डायरेक्टली भी कि मार्च महीने में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल 30 डेज का होता है, फिर मई में 31 डेज, फिर जून में 30 डेज, फिर जुलाई में 31 डेज एंड अगस्त भी 31 का आता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्लोज फीस लेते हो और ऐसे तो 31 और यहाँ पर भी 31, तो 31 आपका जुलाई एंड अगस्त 31 का हो गया। एंड सितंबर कब ये हो रहा है लीगल ड्यू डेट, सितंबर 22 को, तो सितंबर के 22 डेज ही हम लेंगे, सितंबर के जो डेज लेंगे वो 22 डेज लेंगे, यहाँ पर 22 डेज। अब इन सबको जब आप सम अप करोगे, टोटल करोगे तो आपको 206 डेज आएंगे, क्योंकि 31 प्लस 30 किया तो 61, 61 प्लस आप 30 करोगे तो आपका जो है 92, 92 प्लस आप 30 करोगे, 92 प्लस 30 करोगे तो आपको 122, 122 प्लस आप 31 करोगे तो 153, 153 आपका हो गया। उसके बाद में आप 31 फिर से ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 184, 184 प्लस 22 करेंगे तो 206 आ जाएगा, 184 प्लस 2 करेंगे तो 206। तो आपका टोटल जो नंबर ऑफ डेज है वो 206 डेज। तो 206 डेज को हम डिवाइड बाय 365 कर हम n लेंगे, जो n लेंगे अब हम वो क्या होगा, हमारा पीरियड है डिस्काउंट के लिए जो n यूज होगा यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू जो n है। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है। तो टोटल काउंट किया तो n आपका आ गया, n इज इक्वल्स टू 206 को आपको 365 से डिवाइड करना है, तो ये आपका n हुआ। अब हमें BD जो है वो किसके इक्वल होता है, तो BD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन FV, इंटरेस्ट ऑन FV
फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू का अमाउंट ₹6395 है फॉर 206 दिन के लिए हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि अनएक्सपायर्ड पीरियड जो है 206 क्या है, दिस इज अनएक्सपायर्ड पीरियड, मतलब इतने दिन बैंकर को इंतजार करना है, ये अनएक्सपायर्ड पीरियड है, इतना दिन बैंकर को इंतजार करना है पैसा रिसीव करने के लिए पार्टी से। तो 206 डेज। आपने अगर मेरा थियरी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा। 200 मतलब पहला वीडियो जो एक्सरसाइज 1.2 के पहले का वीडियो है। 206 डेज एट 8%। तो फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज करेंगे दैट विल बी BD इज इक्वल्स टू FV मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 लेते हैं हम। तो यहाँ पर BD इज इक्वल्स टू FV मतलब 6395 मल्टीप्लाई बाय 206 डेज आउट ऑफ कितना 365। तो जो N है हमारा, N क्या है 206 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय R मतलब 8 एंड दिस 100 अपॉन 100, 8 अपॉन 100 आ गया। तो इज इक्वल्स टू, जब आप इसको रिड्यूस फॉर्म करोगे तो 2 से डिवाइड करते हो तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 एंड फिर आप ये और रिड्यूस फॉर्म जब करते हो आप इसको तो ये हो गया आपका 5 1 इसको लोगे 5 10 ज़ा 50 एंड इसको जब डिवाइड करोगे 5 से तो 1279। अभी ज़्यादा कैलकुलेशन में डिवाइड करके नहीं दिखाती हूँ, आप लोग कर सकते हैं। 1279 मल्टीप्लाई बाय 206 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन आपको 365 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तो आप इसको डिवीजन करना है तो इनको मल्टीप्लाई कर आप डिवीजन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी रेड्यूस फॉर्म और बनना मुश्किल है, आप और रेड्यूस नहीं कर सकते। तो इसको पूरी को मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड बाय 365 करो, फिर आप ये 10 का यूज़ कर लो डेसिमल अप्लाई करने के लिए, या फिर इस 10 को भी आप इसके साथ डिवीजन में यूज़ कर लो। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी इस तरीके से आएगी कि 288.7 जो वैल्यू आएगी वो 73863 इस तरीके से आपकी वैल्यू आने वाली। तो आपको क्या करना है, खाली आपको यहाँ पर है ना 73 तक लेना है, तो इसको राउंडेड कर देना है। यहाँ पे 8 है इसलिए इसको 4 कर देंगे तो 288.74 आ जाएगा। तो BD इज इक्वल्स टू 288.74 ले लेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट हो गया आपका। आप इसको अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो 75 बना सकते हो कि 0.75, वैसे भी ले सकते हो, हम ले सकते हैं हम लोग। तो अप्रॉक्सीमेट 288.75 भी ले सकते हो। इस 74 को 75 कर लो तो 25 पैसे में जो बचेगा वो 25 पैसे के उसमें आ जाएगा। नाउ ये जो है वैल्यू जो आपको दी है, ये आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको आंसर की दिया हुआ है वहाँ पे टोटली गलत दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक और हिंट दूंगी कि कैसे गलत दिया हुआ है। पहले हम कैश वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी कैश वैल्यू के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या फॉर्मूला आएगा, तो कैश वैल्यू दैट इज CV निकालने के लिए हमें CV और बिल वो निकालने के लिए हमको CV इज इक्वल्स टू FV माइनस BD करना होता है। कैश वैल्यू जो आपको अभी प्रेजेंटली बैंकर से रिसीव होगी, बैंकर आपको जो वैल्यू देगा डिस्काउंट करने के बाद में, दैट इज आपका कैश वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर FV जो है वो है 6395 का। तो 6395 माइनस जो BD आया है उसको हमने राउंडेड करके मतलब अप्रॉक्सीमेट किया तो 288.75 ले लिया, माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो रुपीज़ अभी आपकी यहाँ पे 0.25 एंड ये 4 हो गया। तो यहाँ पे 14 माइनस 8 किया तो 6 एंड 8 माइनस 8 किया तो 0, 3 माइनस 2 किया तो 1 एंड 6 माइनस यहाँ पे 6 आ गया, 6 माइनस यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 6,106.25 रुपीज़ आ जाएगा। तो दिस इज़ द कैश वैल्यू। अभी टेक्स्ट बुक का में रॉन्ग प्रिंट हुआ है, आंसर गलत है, उसका भी प्रूफ दे देती हूँ कि कैसे गलत है वो।
कैश वैल्यू है वो कभी भी कम रहेगा फेस वैल्यू से, इट विल बी लेस देन फेस वैल्यू। और बाकी तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत है, इनकरेक्ट है, तो उसको करेक्शन कर लेना। ये जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आपको आंसर की में दिया हुआ है, देखिए कैश वैल्यू यहाँ पर 6621.88 दिया है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये फेस वैल्यू से ज़्यादा थोड़ा ना होगा कैश वैल्यू। कैश वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम होना चाहिए। फेस वैल्यू 6395 और कैश वैल्यू 6621 कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब इसका जो BD है वो भी गलत निकल कर आया है, क्योंकि जो कैश वैल्यू वो 6106 होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक सम और कर लेते हैं हम। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी नेक्स्ट सम एक और कर लेते हैं, 9 सम तक कर लेते हैं। यहाँ पर अभी देखते हैं अगर 10 सम भी हो पाया तो। जो दिया है कि अ बिल ऑफ ₹8,000, 8,000 का जो बिल है, अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 5 जनवरी को ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पे बिल ड्रॉन का जो डेट है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन वो 5 जनवरी हुआ। एंड बिल का जो अमाउंट है ये फेस वैल्यू 8,000 हुआ फॉर 8 मंथ्स। तो 8 महीने के लिए ये हुआ बिल ड्रॉन। वॉज डिस्काउंटेड फॉर 7680 के लिए ये बिल डिस्काउंट हो गया। 7680 मतलब यहाँ पर कैश वैल्यू हुई। ये जो 7680 है दिस इज द कैश वैल्यू ऑन अ सर्टेन डेट। अभी वो डेट हमें पता नहीं है, डेट इज नॉट गिवन। फाइंड द डेट ऑन विच इट वाज डिस्काउंटेड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है लेकिन यहाँ पर डेट नहीं दिया है। तो काफ़ी आसान है, मतलब आसान मतलब कैलकुलेशंस तो करने पड़ेंगे, लेकिन वैसे तो इजी है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें SD दिया हुआ है। SD मतलब फेस वैल्यू जो होती है वो दी है हमें। फेस वैल्यू को हम SD भी बोल सकते हैं, सम ड्यू। एंड जो CV है वो भी हमें दिया है, कैश वैल्यू भी दिया है। तो आप पहले तो BD निकालो, जो बैंकर्स डिस्काउंट है वो निकाल लेंगे हम। और उसके बाद में जो फॉर्मूला है उसमें कितना नंबर ऑफ डेज आएगा हमारे पास, तो वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कौन से डेट को, यहाँ पे डेट पूछा है ना, यहाँ पे डेज नहीं पूछे कितने डेज के लिए कितने डेज में डिस्काउंट हुआ। तो यहाँ पे कौन से डेट को डिस्काउंट हुआ है तो वो डेट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस। सॉल्व करोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, नहीं सॉल्व करने वालों को डिफ़िकल्ट लगता है। तो यहीं से शुरुआत कर देते क्या क्या दिया है, पेज भी क्यों वेस्ट करना। तो 9th क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 9, जिसमें हम लिखेंगे फेस वैल्यू, जिसे आप बोल सकते हो कि ये आपका SD भी बोल सकते हो। इसे हम SD भी बोल सकते हैं। इसे आपको चाहिए तो FV भी बोल सकते हैं। ₹8,000। देन कैश वैल्यू, जो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट मिल रहा है दैट इज CV, ₹7,680। देन R जो दिया है वो 10% का दिया है। हमें कैलकुलेट करना है डेट ऑफ डिस्काउंट, ये हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो हम करेंगे। हम यहाँ पर बैंकर्स डिस्काउंट वो आसानी से निकाल सकते हैं। बैंकर्स डिस्काउंट निकालने के बाद में हम है ना बैंकर्स डिस्काउंट के लिए जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो अदर फॉर्मूला है, देयर आर 2 फॉर्मूलाज फॉर बैंकर्स डिस्काउंट। BD निकालने के लिए आप BD इज इक्वल्स टू SD माइनस CV का यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही आप दूसरा फॉर्मूला जो है BD के लिए, BD इज इक्वल्स टू SD मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। तो क्या होगा, जब आपको क्लियर SD एंड CV दिया है तो पहले आप ये वैल्यू निकाल लो BD की वैल्यू निकल गई आपकी, तो फिर बाद में आपको N भी रिसीव हो जाएगा, क्योंकि SD भी हमारे पास है, R भी हमारे पास है, 100 भी हमारे पास है, N हमारे पास है नहीं, तो N निकल जाएगा। और एक बार N निकल गया तो नंबर ऑफ जो डेट है, कौन से डेट को बिल डिस्काउंट हुआ वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो पहला वाला जो फॉर्मूला है BD, सिंस BD इज इक्वल्स टू SD मतलब आपका फेस वैल्यू हुआ, FV जिसे हम बोलते हैं माइनस CV। तो जो FV है वो 8,000 माइनस CV जो है 7,680। तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी ₹320।
ये आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल्स टू एस डी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा बी डी की जगह पे हम ले सकते हैं 320 रुपीज़। तो 320 इज इक्वल्स टू एस डी मतलब 8000 मल्टीप्लाई बाय एन, आर मतलब आपका कितना परसेंट था, 10%, तो 10 अपॉन 100 ले लिया। अब क्या करना है, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस विल गेट कैंसिल विद दिस। अभी इस 800 को हम क्या करेंगे, क्रॉस में ले जाएंगे। तो therefore n इज इक्वल्स टू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 320 अपॉन 800 अपॉन 320 नहीं लेना, इसको इसके नीचे लाना है, इसीलिए हम n को तो ऐसे ले लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 320 अपॉन 800। रिड्यूस करेंगे तो जीरो गॉट कैंसिल विद जीरो, एंड इसको फर्दर हम रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपका 2/5 आ जाएगा। 16 से आप डिवाइड करते हो तो 16 5 सा 80 होता है एंड 16 2 सा 32 होता है। तो यहाँ पर 2/5 ईयर्स, क्योंकि हमें इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना है। 2/5 ईयर्स आ गया। अभी ये 2/5 ईयर्स आ गया। अब क्या करोगे इसको डेज में, क्योंकि डेज से हम है ना कौन सी डेट तक पहुंच सकते हैं। ये जो बिल डिस्काउंट वाला बिल है इसमें हमको डेज लेना है, तो डेज के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई बाय, ये जो 12.5 ईयर्स है 2/5 ईयर्स है, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 365 कर लेंगे। अब 365 लेना है कि 366 लेना है वो कैसे पता करेंगे, तो वो हमें यहाँ पर जो ईयर दिया है उसके हिसाब से हम देखेंगे ईयर कौन सा दिया है। तो यहाँ पर जो ईयर यूज़ किया है वो हमें ईयर बोला है, कौन से ईयर का बिल है भाई ये, तो यहाँ पर जो ईयर यूज़ हुआ है ये कौन से डेट को, यहाँ पे ईयर कैसे पता चलेगा, तो 1998 बिल कौन से डेट को ड्रॉन हुआ, तो बिल 5 जनवरी 1998 को ड्रॉन हुआ, बिल ड्रॉन ऑन 5 जनवरी। तो 1998, आप 1998 के लिए आप चेक करोगे कि वो लीप ईयर है क्या, और लीप ईयर को चेक करने के लिए आप क्या देखते हैं, 1998 है। लीप ईयर के लिए हम क्या चेक करते हैं, जो लास्ट ये जो हमारे टेंस एंड यूनिट्स के प्लेस का नंबर होता है, इसको चेक करना होता है कि कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है क्या। तो 98 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता तो वो लीप ईयर होता। ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये है ना 365 डेज वाला ईयर है वो हमको, इसीलिए हम यहाँ पे 365 डेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है कि डेज कितने लेने होते हैं हमें, उसके लिए आपको ईयर चेक करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, नॉट ए लीप ईयर, नॉट ए लीप ईयर, इसीलिए हम 365 डेज ले रहे हैं, ये ध्यान में रखना है हमें। तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 5 1 5, 5 7 35, 1 इज लेफ्ट, 5 3 15, तो 73 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 146 डेज आ गया, 146 डेज आ गया। अब क्या करेंगे, बिल का जो डेट है वो दिया है हमें, डेट ऑफ बिल ड्रॉन क्या है, तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन is equals to 5 जनवरी 1998 है। पीरियड ऑफ बिल है 8 मंथ्स का है, पीरियड ऑफ बिल, तो यहाँ पर हम रिवर्स जाएंगे, पीरियड ऑफ बिल 8 मंथ्स, हमें उल्टा जाना पड़ेगा। कैसे उल्टा जाएंगे, तो हम पता करेंगे 8 महीने का बिल है तो लास्ट कब इसका जो लीगल ड्यू डेट है वो कब है वो फाइंड आउट करेंगे हम। नॉमिनल ड्यू डेट क्या है, तो नॉमिनल ड्यू डेट जैसे मैंने आपसे कहा था 8 मंथ तक जाना है आपको, तो यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो मतलब 9 आया, लेकिन हमारा ये 8 मंथ्स ही होता है क्योंकि जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च ऐसे काउंट करोगे तो 8 महीना ही आता है। तो यहाँ पर सितंबर 8 को, तो 8 सितंबर आपका नॉमिनल ड्यू डेट हुआ 1998 में, एंड लीगल ड्यू डेट के लिए हमें 3 डेज ग्रेस ऐड करना होता है। लीगल ड्यू डेट नॉमिनल डेट आपका है 8 सितंबर प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड, तो आ गया 11 सितंबर
सॉरी यहाँ पर हमें 5 सितंबर लेना है, क्योंकि ये 5 जनवरी था, तो हम जो लेंगे यहाँ पर 5 सितंबर। पहले ही डेज मैंने 3 ऐड भी कर दिया। ये जो है हमें 5 सितंबर लेना है। नॉमिनल ड्यू डेट 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर प्लस 3 डेज ग्रेस लेंगे तो 8 सितंबर जो है लीगल ड्यू डेट आ जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, 5 सितंबर। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 सितंबर, फिर 8 भी लिख रही हूँ। एक बार कोई छोटा सा एरर शुरू हो जाए ना, यहाँ पर 5 सितंबर प्लस 3 डेज ग्रेस लेंगे तो 8 सितंबर लीगल ड्यू डेट आई। अब हम क्या करेंगे, ये रिसीव करने के लिए हमें डेट ऑफ डिस्काउंट रिसीव करना है कि कौन से डेट को बिल डिस्काउंट किया गया है। टू गेट डेट ऑफ डिस्काउंट, ये समझना जरूरी है। टू गेट डेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ बिल, we must start counting from 8 September. We must start backward counting, लिखेंगे हम रिवर्स बैकवर्ड काउंटिंग, पीछे की तरफ जाएंगे। तो सितंबर का महीना मतलब हम सितंबर से रिवर्स काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिवर्स डिडक्शन या काउंटिंग। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सितंबर से जाएंगे। सितंबर से पहला महीना क्या होता है, अगस्त। अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, जून से पहले आएगा मई, ठीक है। और हमारा जो सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, इस तरीके से हमको चेक करना। तो जरा यहाँ तक कितने डेज है देख लेते हैं। सितंबर में 8 दिन, 8 सितंबर 8 दिन सितंबर का। अगस्त में 31 डेज होता है, तो 31 अगस्त का। जुलाई का 31, जून का जो है वो 30, और मई का कितना है, मई का 31। और टोटल लास्ट में हमारा जो होगा वो टोटल होगा। टोटल हमारे पास कितने डेज है यहाँ पर, तो 146 डेज, टोटल 146 डेज। तो आपको ये टोटल देख लेना है कि यहाँ पे कितने टोटल हुआ। यहाँ तक का जरा मई तक का देख लेते हैं, उससे भी रिवर्स जाता है क्या, तो 8 + 31 + 31, तो आप 31 + 31 + 31 आप करते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 31 3 आप 3 लोगे तो 31 3 हम लेंगे तो 93 हो गया। 93 + 30 लिया, 93 + 30 लिया तो 123, 123 + 8, 123 + 8 करेंगे तो 131। तो 131 डेज तो यहीं तक हो जाता है, यहाँ तक 131 डेज हो रहा है। ये आप टोटल करते हो तो 131 डेज, इनको प्लस करना है, आपको प्लस करके चेक करना है। 131 यहाँ तक हो गया, तो मतलब 146 - 131 करोगे, क्योंकि हमको तो 146 डे तक ही पहुँचना है ना। तो 146 - 131 करने पर आपको ये यहाँ पर जो डेट आएगी 146 - 131। भाई आपको रिवर्स आना है, तो मई के पहले अप्रैल का महीना, अप्रैल, तो मतलब अप्रैल कितने तारीख को, तो 146 माइनस आप 131 करोगे तो 15 अप्रैल को आपको आपने मतलब ये बिल डिस्काउंट करके ले लिया। तो ऐसे रिवर्स आना है। इन सबका टोटल देख लिया, क्योंकि यहाँ पे अंदाजा लग रहा है। आप समअप कर देखो, आप समअप कर देखो, तो मुझे एक अंदाजा लग गया था कि भाई मई तक 131 हो रहा है, तो यहाँ पूरा महीना तो कंप्लीट नहीं आ पाएगा। तो 146 में से मैं 131 करूँ तो 15 तारीख को, तो 15 अप्रैल को जो है वो बिल डिस्काउंट कर लिया गया। यहाँ पर मैं लिख दूंगी देयरफॉर द बिल डिस्काउंटेड ऑन 15 अप्रैल। डेट ही तो हमको निकालनी थी
15 अप्रैल 1998। तो ये रिवर्स जाकर हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपको प्रैक्टिकल ये जो प्रॉब्लम नंबर 9 है इसका सोल्यूशन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सम को जरूर सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए जो आगे की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो है आगे के जितना हम कंप्लीट कर सकते हैं 1 आवर के अंदर उतना हम कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे मतलब बच्चों का इंटरेस्ट है वो टीचर के लिए भी इंटरेस्ट बन जाता है, और बच्चे थोड़े लूज़ रहते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ठीक है बच्चों को पहले थोड़ा इतना तो कंप्लीट कर लेने दो। तो इसीलिए मतलब अगर टाइम अगर थोड़ा कम रहता है तो फिर उतना नहीं लगा पाती हूँ मैं भी। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर।